नमः संस्कृताय। जय हिंद साथियों। बीपीएससी संस्कृत टीजीटी पीजीटी के प्रश्न पत्रों का हल किया जा रहा है। उसी क्रम में 6 to 8 2023 में 6 to 8 का प्रश्न पत्र आया हुआ था और 11 12 9 10 से कठिन प्रश्न बना था 6 to 8 का। प्रश्न पत्र देखिए, हल किया जा रहा है आपके समक्ष। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। प्रश्न पत्र को देख करके इसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। क्या खामियां हैं आप में, उन खामियों को दूर कीजिए। लगातार परिश्रम कीजिए। अभी परीक्षा में कुछ दिन बचे हुए हैं, तैयारी कीजिए और इस बार सफल होकर के माता पिता एवं राष्ट्र की सेवा में संलग्न हो जाइए। आइए प्रारंभ करते हैं। कमेंट करते रहेंगे तो अच्छा लगेगा, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। आनंद से पढ़िए। ये पैराग्राफ है। पहले मैं बता देता हूं कि 6 to 8 में 9 10 11 12 बिहार में जो परीक्षाएं होती है उसमें अब एक ही पेपर कर दिया है। एक पेपर में होता क्या है कि 30 नंबर का इसमें हिंदी और इंग्लिश, 20-22 नंबर का हिंदी होता है और 8 नंबर का इंग्लिश होता है। इसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने के लिए था 9 नंबर लाना। पिछली बार 9 नंबर लाना भी छोड़ दे दिया था। 9 नंबर जिनका नहीं था उनका भी चयन हुआ है। 120 जिसका मेरिट बनना है और ये 30 नंबर सिर्फ पासिंग मार्क के लिए होता है, इसमें आपका नंबर नहीं जुड़ता है। 120 में से मेरिट बनता है। 120 में से आप कितना नंबर लाएंगे जिससे कि आप सफल माने जाएंगे। यदि आप सामान्य वर्ग में हैं तो आपका कम से कम 80 के आसपास नंबर होना चाहिए 6 to 8 में। हालांकि प्रश्न पत्र की कठिनता के ऊपर निर्भर करता है कि कितना नंबर में आपका चयन होगा, कितना नंबर में नहीं होगा। पुनरअपि 80 नंबर आपको लाना है, ये सोच के चले। अन्य जो बिहार के एसटी एससी ओबीसी समुदाय से साथी हैं ईडब्ल्यूएस से, उनके लिए कम भी चलेगा। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 70 के आसपास चाहिए। ओबीसी के लिए कम में चल जाएगा, हो जाएगा उनका, कोई चिंता नहीं करेंगे। पुनरअपि मेहनत करें। आइए। अस्ति दाक्षिणात्य जनपदे महिलारोप्यम नाम नगरम। दक्षिणात्य जनपद में महिलारोप्य नामक नगर था। साथियों, ये गद्यांश जो होता है ना, गद्यांश को हल करने का तरीका दो तरह से होता है। या तो पहले आप एक बार गद्यांश पढ़ लीजिए और उसके बाद उत्तर देते रहिए, तुरंत तुरंत मिलता जाएगा। या फिर आप प्रश्न को देख लीजिए, प्रश्न को देखिए और गद्यांश में खोजिए। यदि आपको संस्कृत समझ में आती है थोड़ी बहुत तो एक बार गद्यांश जरूर पढ़िए, क्योंकि बार बार प्रश्न को देखना और इतना बड़ा बड़ा गद्यांश होता है, कई बार तो उन सबको पढ़ना आसान नहीं होता है। पुनरअपि दोनों में जो आपको सहूलियत लगे वही कीजिएगा, जिसमें आप अव्वल हैं। यदि प्रश्न देख करके आप क्वेश्चन का हल खोजते हैं तो वो ठीक है। यदि पहले गद्य पढ़ते हैं उसके बाद प्रश्न को हल देते हैं तो भी ठीक है। आइए। दक्षिणात्य जनपद में एक महिलारोप्य नामक नगर था। जब अस्ति का प्रयोग पहले होता है तो था अर्थ में आ जाता है, ध्यान रखना है। तत्र सकलार्थिक कल्पद्रुमः प्रबर मुकुट मणि मरीचि मंजरी चर्चित सकल युगल सकल कला पारंगतो अमर शक्ति नाम राजा बभूव। उस महिलारोप्य नामक नगर में, तत्र का अर्थ क्या होता है? तत्र मतलब वहां, परंतु किस अर्थ में प्रयोग होता है, किस विभक्ति में? सप्तमी विभक्ति के अर्थ में प्रयोग होता है तत्र। सप्तम्यास्त्र तल प्रत्यय होता है तत्र में। सप्तम्यास्त्र सप्तमी अर्थ में और तल प्रत्यय होगा। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए चले आगे। सकलार्थिक कल्पद्रुमः प्रबर मुकुट मणि मरीचि मंजरी चर्चित चरण युगल सकल कला पारंगतो, संपूर्ण कलाओं में पारंगत अमर शक्ति नामक राजा रहता था। कहां पे? महिलारोपी नामक नगर में। महिलारोपी नामक नगर किधर है? दक्षिणात्य, दक्षिण में। तस्य उसके त्रयः पुत्राः परम दुर्मेधसुः बहुशक्ति उग्र शक्ति अनंत शक्ति स्थिति नामानो बभूव। अमर शक्ति तो बहुत निपुण था, पारंगत था अनेक शास्त्रों, परंतु उनके 3 पुत्र थे।
बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति तीनों बुद्धिहीन थे। अतः राजा तान शास्त्र विमुखान आलोक्य सचिवान आहूय प्रोवाच। एक बार की बात है, राजा सचिवों को बुला करके और अपने पुत्र के शास्त्र के प्रति विमुखता देख करके उनसे बोलता है, सचिवों को बुलाया और उनसे बोला, भो ज्ञातम एतद् भवद्भिः, क्या आपने ये जाना, क्या आप ये जानते हैं, यत् मम एते त्रयोऽपि पुत्राः, यत् मम एते यहाँ पे तो को न हुआ है, यत मम एते और यहां भी संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है बताइए? यत मम, यन मम, उसके बाद एते, मम प्लस एते, मम प्लस एते, संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि रेखी सूत्र से। गुड। त्रयोपि पुत्राः शास्त्र विमुखा विवेकरहिताश्च। क्या आप सभी किनसे बढ़ जाता है? सचिवों से। क्या आप जानते हैं कि मेरे तीनों पुत्र शास्त्र विमुख हैं और विवेक रहिताश्च, विवेक रहित हैं। तत् एतान पश्यतो में महद अपि राज्यम न सौख्यम आहवति। इन तीनों पुत्रों को देखते हुए मेरे इतने बड़े राज्य का सौख्य शोभा नहीं देता है। तो आप सभी मिलकर के कुछ कीजिए। ये सभी प्रयत्न करते हैं, इसी के द्वारा फिर विष्णु शर्मा मिलता है। विष्णु शर्मा इनको पढ़ाते हैं, इन तीनों पुत्रों को, और पंचतंत्र पशु पक्षियों की कहानी के द्वारा पढ़ाया जाता है। पंचतंत्र का निर्माण होता है, वही कहानी है इसमें। अब प्रश्न देखते हैं और उत्तर खोजते हैं इसमें क्या है। हालांकि ये प्रश्न कठिन नहीं होते हैं, पुनरपि आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। महिलारोप्यम नाम नगरम कस्मिन् जनपदे अस्ति। आपने ऊपर पढ़ लिया, महिलारोप्य नामक नगर किसमें था? अवंती जनपदे, मगध जनपदे, दाक्षिणात्य जनपदे, या एकाधिक विकल्पः उपयुक्तः न कोऽपि उपयुक्तः। उत्तर दे दीजिए, आपको पढ़ाया गया है, कमेंट करके उत्तर दीजिए। दाक्षिणात्य जनपदे। गुड। ऑप्शन देने के बाद आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, आप जवाब दे सकते हैं। बहुत ज्यादा टाइम देंगे तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत कुछ पढ़ना है आपको अभी। महिला आरोप्यस्य राजा कः आसीत्? बहुशक्ति, अमर शक्ति, अनंत शक्ति, इनमें से दो या कोई भी नहीं। महिला आरोप्य नामक नगर दक्षिणात्य जनपद में था, वहां का राजा कौन था बताइए? अमर शक्ति। गुड। पैराग्राफ देख करके आप हल कर लीजिएगा, बहुत कठिन नहीं होता ये क्वेश्चन। अमर शक्ति पुत्र से नाम हसित। अमर शक्ति के पुत्र का नाम क्या है? उग्र शक्ति, बहुशक्ति, अनंत शक्ति। तस्य त्रयः पुत्राः आसन्, उग्र शक्ति, बहुशक्ति, अनंत शक्तिश्च। एक बार देख लीजिए पैराग्राफ में, यहां बताया गया है कहां पे? बहुशक्ति, उग्र शक्ति, अनंत शक्तिश्च परम दुर्मेधसो हो। बहुशक्ति, उग्र शक्ति, अनंत शक्ति, तीन पुत्र थे, तीनों का नाम दिया हुआ है यहाँ पे। क्या हो जाएगा इसमें? एकाधिक विकल्पाः। महिला रूप से राजा कः आसीत्, तीनों है। अमर, इसमें हो जाएगा अमर शक्ति। अगला प्रश्न है, अमर शक्ति पुत्रस्य नाम आसीत्, बहुशक्ति, उग्र शक्ति, अनंत शक्तिश्च एकाधिक विकल्पाः उपयुक्ताः। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। साथियों, मन लगा के पढ़िए, सकारात्मक भावना से पढ़िए, आप जरूर सफल होंगे। राज्ञः त्रयः पुत्रः आसन्। राजा के 3 पुत्र थे। शास्त्र ज्ञाता, शास्त्र विमुखा, शास्त्र पंडिता। क्या थे? शास्त्र विमुखा त्रयोपि पुत्राः शास्त्र विमुखा आसन्। राज्ञः कान आहुतवान। राजा किनको बुलाते हैं? आहुतवान में तवत प्रत्यय है, तवतु प्रत्यय है। आहुतवान पुत्रान, पंडितान, मातृ, एकाधिक विकल्पः उपयुक्तः या न कोपि उपयुक्तः। बताइए, कमेंट करके जवाब दीजिए क्या होगा इसमें। राज्ञः कान आहुतवान, राजा किसको बुलाते हैं? पुत्रान, पंडितान, मातृ।
इसमें से कुछ नहीं होगा। सचिवान आहूय, वहां पे दिया हो ना, सचिवान आहूय उक्तवान, ठीक है, सचिव का उत्तर नहीं दिया है तो इसका जवाब हो जाएगा न कोपी उपयुक्तः। चर्चित चरण युगल कः आसीत्, हंसक्ति, अमर शक्ति, सचिवाः, एकाधिक विकल्प उपयुक्तः, न कोपी उपयुक्तः। चर्चित चरण युगल कः आसीत्, किसके विषय में कहा गया, किसका विशेषण है ये, चर्चित चरण युगल। अमर शक्ति जो कि महिला रोप्य नामक नगर था उसके विषय में है। सचिवों को तो बुलाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रोवाच इत्यत्र संधि कः। प्रोवाच, इस शब्द में संधि है, कौन सी संधि है, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, एकाधिक विकल्प उपयुक्त, न कोपी उपयुक्त। ए बी सी डी, किसकी तरफ जाना चाहेंगे आप। प्रोवाच, ए बी सी डी। गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि का नियम होता है अदिंगुण से गुण संज्ञा होती है और आदगुण से गुण संधि। अदिंगुण गुण संज्ञा किसकी होती है, अ ए ओ की। अ ए और ओ, इन तीनों वर्णों की गुण संज्ञा होती है। और ए और ओ गुण होने के बाद हो जाता है संधि। बाद में पढ़ लेंगे, पढ़ाया गया है आपको, वहां देखेंगे, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। आगे पुनः पैराग्राफ है, पैराग्राफ को पढ़ करके जवाब देना है। यद्यपि संसारे बहुनी वस्तुनि सन्ति, यद्यपि संसार में बहुत वस्तु है, परंतु परंतु विद्यैव सर्वश्रेष्ठ धनम अस्ति। यद्यपि संसार में बहुत धन है परंतु विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है। अतएवोच्यते, इसलिए कहा गया है, विद्या धन सर्व प्रधानम, विद्या धन सभी धन में प्रधान धन है। विद्या मनुष्य स्वकीयम कर्तव्यम जानाति, विद्या के द्वारा मनुष्य स्वकीय कर्तव्यम अपने कर्तव्य को जानता है। विद्यैव मनुष्यो जानाति यत् को धर्मः को अधर्मः, किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, किम पुण्यम किम पापम, किम कृत्वा लाभो भविष्यति, केन कार्येन वा हानि भविष्यति। विद्या के द्वारा मनुष्य जानता है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, क्या पाप है क्या पुण्य है, किस क्या करने से लाभ होगा और क्या करने से हानि होगी। विद्या प्राप्त्या स विद्या प्राप्त्या सन्मार्गम अनुवर्तितुम प्रयते, मनुष्य विद्या प्राप्त करके सन्मार्ग में चलने का प्रयत्न करता है। एवं विद्या एवं मनुष्यो मनुष्यो अस्ति, इस तरह से विद्या के द्वारा ही मनुष्य मनुष्य होता है। यो मनुष्यो विद्याहीनो अस्ति, जो मनुष्य विद्याहीन होता है, सह कर्तव्यस्य अज्ञानात् पशुवत् आचरति, वह कर्तव्य और अकर्तव्य के अज्ञान के कारण से पशु के समान आचरण करता है। अतः स पशुरित्य विधीयते, इसलिए उसे पशु कहा जाता है। कहा भी गया है विद्या विहीन पशु इति, विद्या विहीन, जो विद्या विहीन होता है उसको पशु कहते हैं। पैराग्राफ आपने पढ़ लिया, इसको समझ लिया। अब आपको प्रश्नों का जवाब देना है। प्रश्न आपके स्क्रीन पे। मनुष्यः कस्मात् कारणात् पशुवत् आचरति, मनुष्यः कस्मात् कारणात् पशुवत् आचरति, कर्तव्यस्य ज्ञानात्, कर्तव्य के ज्ञान से, अकर्तव्यस्य अज्ञानात्, अकर्तव्य का न जानने कारण से, कर्तव्यस्य अज्ञानात्, कर्तव्य के न जानने कारण से, कर्तव्यस्य ज्ञानात्, कर्तव्य को यदि जान लेगा तो पशुवत आचरण नहीं कर पाएगा। और अकर्तव्यस्य अज्ञानात्, जो अकर्तव्य है, जो नहीं करनीय है, उसको नहीं जानता है तो पशुवत आचरण करता है। कर्तव्यस्य अज्ञानात् क्या हो जाएगा इसमें बताइए, इसका उत्तर हो जाएगा न कोपी उपयुक्तः, इनमें से कोई भी उपयुक्त, कर्तव्य कर्तव्यस्य अज्ञानात् पशुवत् आचरति। पशुवत् कः आचरति, बताइए।
ए बी सी डी ई, विद्या सहित पुरुषः, विद्यायुक्त मनुष्यः, विद्याहीनः मनुष्यः, एकाधिक विकल्पः उपयुक्तः, न कोऽपि उपयुक्तः, पशुवत् कः आचरति। ए बी सी डी जवाब देते चलिए। विद्याहीनः मनुष्यः, विद्याहीनः मनुष्यः पशुवत् आचरति। विद्यैव इत्यत्र कः संधि, विद्यैव, विद्या प्लस एव अलग कर देते हैं, आपको आसानी होगी ना। विद्या प्लस एव इत्यत्र कः संधि, यहाँ पे कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, इनमें से दो चॉइस सही है या फिर कोई भी उपयुक्त नहीं है, क्या होगा। ये भी काट देते हैं आपके लिए, ये भी काट देते हैं, ये भी काट देते हैं। अब दोनों में बता दीजिए, ए या बी, कमेंट करते रहिए। कई साथियों कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छा। वृद्धि संधि की तरफ जा रहे हैं, अधिकतर साथियों का कहना है वृद्धि संधि होगी। वृद्धि संधि किस सूत्र से होती है, वृद्धि रेखी सूत्र से, वृद्धि रेखी सूत्र से वृद्धि संधि होती है। और वृद्धि संज्ञा किसकी होती है, आ ए ओ की वृद्धि संज्ञा होती है, किस सूत्र से, वृद्धि राधेच। अष्टाध्याय का प्रथम सूत्र है वृद्धि राधेच। पाणिनि ने कहा वृद्धि राधेच, जो भी व्याकरण पढ़ने वाले हैं उसकी वृद्धि वृद्धि हो, वृद्धि राधेच, वृद्धि संज्ञा प्रथम सूत्र से ही होती है। और वृद्धि संधि वृद्धि रेखी से, ध्यान रखिएगा, इस तरह से प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी में पिछली बार। विद्यैव मनुष्यो भवति, विद्यैव मनुष्यो भवति, यहाँ संधि होगी विद्या, यहाँ क्या है, मनुष्यो भवति पशु, विद्या के द्वारा मनुष्य होता है पशु, मनुष्य अधर्मी, विद्या के द्वारा मनुष्य क्या होता है, विद्या मनुष्यो हो। कमेंट कीजिए, ए बी सी डी किसकी तरफ जाना चाहते हैं, डी, ई को हटा दिया। पशु होता है क्या, विद्या के द्वारा मनुष्य, अधर्मी होता है नहीं, विद्या के द्वारा मनुष्य मनुष्य होता है। विद्या एक मनुष्यो मनुष्यो होती, यहां भी वृद्धि संधि है वृद्धि रेखी सूत्र से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हानि पदस्य पर्याय पदम अस्ति, हानि पद में पर्याय पद, हानि पद का पर्याय पद पापम नहीं होता है, हानि का पाप नहीं होगा। अकर्तव्यम होगा क्या, अकर्तव्यम हानि का पर्याय पद, पर्यायवाची पूछा गया है, नहीं होगा। लाभ, लाभ तो इसका विपरीतार्थक हो जाएगा। एकाधिक विकल्प उपयुक्त, न कोपी उपयुक्त, इसमें से क्या होगा, न कोपी उपयुक्त। अधिकतर साथियों का कमेंट ये आ रहा था, लाभ, लाभ नहीं होगा साथियों, लाभ इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पर्याय पद पूछा गया है। यदि विपरीतार्थक शब्द पूछता तो जवाब देते। प्रश्न पत्र को देख करके समझते हुए जवाब दीजिएगा, आपका नंबर अच्छा आएगा, समझदारी से देंगे, क्योंकि बाद में देखते हैं हम क्वेश्चन परीक्षा में गलत कर देते हैं, तब परेशानी होती है ना, एक नंबर कम होने से बहुत दूर हो जाते हैं। विद्या पदे विभक्ति रस्ती, विद्या पद में विभक्ति है, षष्ठी, सप्तमी, पंचमी, एकाधिक विकल्प उपयुक्त, न कोपी उपयुक्त। विद्या पद में विभक्ति कौन सी है, कमेंट करके बताइए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, सब्सक्राइब चाहिए आपका, कर दिए ना ईमानदारी से, थैंक यू। विद्या पदे विभक्ति रस्ती, विद्या पद कहाँ का है, विद्या विद्ये विद्या, विद्याम विद्ये विद्या, विद्या विद्याभ्याम विद्याभिः, विद्याये विद्याभ्याम विद्या, विद्या यहाँ कहाँ पे आया, तृतीया विभक्ति एक वचन में, तृतीया एक वचन, यहाँ पे तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा न कोपी उपयुक्त, न कोपी उपयुक्त। तीसरा पैराग्राफ है, तीसरा पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को हम पहले क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद जवाब देते हैं। आपको दोनों में से जो भी अच्छा लगेगा, पहले क्वेश्चन करके उसके बाद पैराग्राफ देखिए और वहां से आंसर खोजिए, तो ये कीजिएगा, या फिर पहले पैराग्राफ पढ़िए उसके बाद क्वेश्चन देखिए, जो भी आपको अच्छा लगेगा दोनों में से उसको कर सकते हैं। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
अरण्ये निवसतः, अरण्य मतलब जंगल में, निवसतः रहते थे। ऐसे में प्रश्नों को किस तरह से करते हैं, यहाँ सब देखेंगे अरण्य और निवसतः, ये दोनों शब्द देख करके जिनको संस्कृत कम आती है वे साथी इस तरह से यदि करना चाहेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। ये वाला ट्रिक अपनाएं आप, यदि संस्कृत समझने में परेशानी होती है तो। अरण्य निवसतः, ये शब्द खोजते हैं पैराग्राफ में, कहाँ पे है, अरण्य निवसतः। अरण्य की कहानी है इसमें, चंपावती नामक अरण्य है, उसमें निवसतः शब्द यहाँ पे है, पूछा गया है अरण्य निवसतः। इस शब्द से पहले होगा जवाब, अरण्य शब्द से बाद में होगा। अरण्य यहाँ पे है, चंपकवती नामक अरण्य था, कहाँ पे, मगध देश में। उसमें निवसतः द्विवचन है, निवसती निवसतः, मृगकाको जवाब हो जाएगा इसका, मृगकाको। ऑप्शन में देखिए मृगकाको होगा जरूर। अरण्ये निवसतः मृगः काकः सिंहः एकाधिक विकल्पाः उपयुक्तः न कोऽपि उपयुक्तः। क्या होगा इसमें, मृगः और काकः दोनों हैं, इसलिए हो जाएगा एकाधिक विकल्पाः उपयुक्तः, एकाधिक विकल्पाः उपयुक्तः। गुड, अगला प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद पुनः पैराग्राफ की तरफ चलेंगे। चंपकवती नामारण्यानि अस्ति, चंपकवती नामक अरण्य है, कहाँ है, दाक्षिणात्य जनपद में, वंग देश में या मगध देश में। पैराग्राफ की तरफ चलिए, यहाँ देख करके चंपकवती नामक अरण्य कहाँ है पूछा गया है, तो यहाँ पे खोजेंगे। चंपकवती नामक अरण्य यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ पे है, मगध देश है। इतना तो समझ जाएंगे आप, इतनी संस्कृत आपको आती है, लगातार परिश्रम करते रहेंगे आप, इन सब प्रश्नों को हल कर लेंगे। और इसमें 30 प्रश्न तो ऐसे होते हैं जिनका नंबर आपको ऐसे मिल जाएगा आसानी से। इसका उत्तर हो जाएगा मगध देशे, मगध देशे चंपकवती नाम अरण्यानि तत्र मृगकाको स्नेहेन निवसतः। अगला प्रश्न है, हृष्टपुष्टांगः आसीत्, हृष्टपुष्टांगः आसीत् काकः मृगः श्रृगालः। पैराग्राफ तो हमने पढ़ा नहीं है, पहले पैराग्राफ की तरफ चलेंगे हम, उसके बाद जवाब देंगे, दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगेगा। हृष्टपुष्टांगः, हृष्टपुष्टांगः शब्द कहाँ पे है पैराग्राफ में, देखिए हृष्टपुष्टांगः शब्द पढ़ते हुए आइए पैराग्राफ, हृष्टपुष्टांगः यहाँ पे है। अब एक बार पढ़ लीजिए, यहां से शुरू हुआ है, स च मृगः स्वेच्छया भ्राम्यन्, वह मृग स्वेच्छा से घूमते हुए, हृष्टपुष्टांगः केनचित् श्रृगालेन विलोकितः, कोई हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त श्रृगाल के द्वारा देखा गया। वह मृग स्वेच्छा से घूम रहा था, कोई हृष्ट पुरुष श्रृगाल ने उसको देखा। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, चलिए उत्तर दीजिए। हृष्टपुष्टांगः कः आसीत्, काकः मृगः या श्रृगालः, एकाधिक विकल्पः उपयुक्तः न कोऽपि उपयुक्तः। कमेंट करके जवाब दीजिए, संकोच नहीं करने, विद्या पढ़ने में संकोच नहीं करनी चाहिए। ABCD लिखिए। हृष्टपुष्टांगः कः आसीत्, श्रृगालः। गुड, श्रृगालः मृग को देखता है, मृग घूम रहा था, उसमें हृष्टपुष्टांग श्रृगाल होता है जो कि मृग को देखता है, विलोक्य। क्षुद्र बुद्धि आसीत्, क्षुद्र बुद्धि कौन होता है, काकः मृगः श्रृगालः, एकाधिक विकल्पः उपयुक्तः न कोऽपि उपयुक्तः। चलिए उधर पैराग्राफ की तरफ, क्षुद्र बुद्धि शब्द कहाँ पे है खोजिए और उसके बाद जवाब दीजिए। क्षुद्र बुद्धि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सब्रूते क्षुद्र बुद्धि नाम जम्बुकोहम, क्षुद्र बुद्धि नामक मैं जम्बुक हूँ। अत्रण्ये बंधुहीनो वृत्तवत् निवसामि, बंधु से हीन होकर के वृत्त के समान निवसामि रहता हूँ, ऐसा कहता है। क्षुद्र बुद्धि कौन होगा, काकः मृगः श्रृगालः।
काकः मृगः शृगालः। मृगोनोक्तम, मृग पूछता है। मृग ने कहा, कस्तुम, तुम कौन हो? सब ब्रूते वो बोलता है, क्षुद्र बुद्धि नामा जम्बुको हम। किससे पूछता है? इससे पहले आया था यहाँ पे, किससे पूछता है? केनचित् श्रृगालेन अवलोकितः तं दृष्ट्वा श्रृगालो अचिन्तयत्, आहा कथम एतन्मांसं सुललितं भक्षयामि। श्रृगाल, और ऊपर पढ़ेंगे तो जवाब मिल जाएगा आपको। इसका उत्तर हो जाएगा क्षुद्र बुद्धि का आसीत् श्रृगालः। श्रृगालः आसीत्। अकस्मात् अगन्तुनः सह मैत्रिणा युक्तः इति केन कथितम्। अकस्मात आए हुए अतिथि से मैत्री उचित नहीं है, इसके द्वारा कहा जाता है। काकेन, श्रृगालेन, मृगेन, एकाधिक विकल्प उपयुक्ता न कोपि उपयुक्ता। कमेंट करते रहिए, बताइए। पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, उसके बाद जवाब दीजिए। अकस्मात आगंतुना सह मैत्रीना उपयुक्ता यहाँ पे कहा गया है। किसने कहा है? काको ब्रूते, कौआ बोलता है। देखिए ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है? काकेन, काकेन उक्तम, बिल्कुल ठीक। अगला, भगवती इत्यस्मिन् पदे विभक्तिरस्ति। भगवती इस पद में विभक्ति है। प्रथमा, सप्तमी, षष्ठी, एकाधिक विकल्पः उपयुक्तः न कोपि उपयुक्तः। भगवती इस पद में कौन सी विभक्ति है? कमेंट करके बताइए। भगवती, षष्ठी, सप्तमी, पंचमी, क्या हो? सप्तमी। भगवती, भगवत्यो, भगवत्सु। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे एक और पैराग्राफ है। दोनों में से जिस तरह से भी आपको अच्छा लगा उस तरह से हल कीजिए। चलिए, अधिकतर साथियों का यही कहना होता है कि पहले प्रश्न देख करके हल करते हैं। 2 पैराग्राफ आपको मैंने करवाया, पैराग्राफ पढ़ करके, फिर उसके बाद प्रश्न पढ़ा, और ये चौथा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ आपको प्रश्न देख के करवाया था। चौथा पैराग्राफ भी उसी तरह से करवाते हैं, जो आपको उचित लगे, जिसमें आप निपुण हैं वही कीजिएगा। इसके लिए कोई नियम नहीं है। यदि नियम पे चलना चाहेंगे तो आप गड़बड़ कर बैठेंगे, क्योंकि इतने कम समय में पूरी तरह से पकड़ बनाना आसान नहीं होगा। पहले जिनको संस्कृत कम आती है वे यदि इस नियम पे चलेंगे, पहले प्रश्न देखेंगे, उसके बाद गद्यांश पढ़ेंगे तो लाभकारी होगा। जिनको संस्कृत आती है वे एक बार गद्यांश पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रश्न के उत्तर देंगे, तो बहुत सारे प्रश्न बिना गद्यांश पढ़े भी जवाब दे देंगे बाद में, एक बार पढ़ने के बाद। आइए, आचार्य चाणक्यस्य अपरम नाम किमासीत्। आचार्य चाणक्य का अपर दूसरा नाम क्या था? चंद्रगुप्त, नंद, कौटिल्य। इसमें बिना पैराग्राफ पढ़े भी आप आंसर दे सकते हैं। फिर भी चलिए पैराग्राफ की तरफ। सीखना है आपको, प्रैक्टिस करना है, इसलिए कस्यापि राष्ट्रस्य कृते स्वराज्य सदृशम अन्यत् भूतं प्रभूतं वैभवं नास्ति। एतेन ध्वन्यते प्रस्फुटं यत् प्रजातन्त्रं शासनमपि तदैव उत्कृष्टं यत् स्वराज्य सम्मिलितं भवेत्। एषः प्रजातन्त्र प्रसंगः अन्यत्रापि संस्कृत साहित्ये दरीदृश्यते। प्रायशः वर्षाणाम् आचार्य चाणक्यः कौटिल्यः अपरनामधेयः। यहाँ पे देखिए, कौटिल्यः अपरनामधेयः आचार्य चाणक्यः बभूव। तेन कूटनीति धुरंधरेण एकायत्तं नंदवंश प्रशासनम् उच्छिद्य। तो अब जवाब दे दीजिए आप। प्रश्न आपके समक्ष है। आचार्य चाणक्यस्य अपरम नाम किमासीत्? चंद्रगुप्तः, नंदः, कौटिल्यः, एकाधिक विकल्पः उपयुक्तः। क्या होगा? कौटिल्य तो चाणक्य का शिष्य है, इसने मौर्य वंश की स्थापना की थी, नंद वंश का विनाश किया था। कौटिल्य जिसका नाम चाणक्य होता है, इसका उत्तर कौटिल्य बन जाएगा। अर्थशास्त्रम विरचितम। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? चाणक्येन, कौटिल्येन, चंद्रगुप्तेन,
एकाधिक विकल्प उपयुक्ता न कोपी उपयुक्ता। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? चाणक्य का अपरिणाम कौटिल्य था, दूसरा नाम कौटिल्य था। चाणक्य और कौटिल्य दोनों एक ही हैं, तो इसमें हो जाएगा एकाधिक विकल्प उपयुक्ता। इसका उत्तर होगा एकाधिक विकल्प उपयुक्ता। अगला प्रश्न, मौर्य कुल भूषणम अस्ति। मौर्य कुल का भूषण चंद्रगुप्त, चाणक्य, नंद। एकाधिक विकल्प उपयुक्ता न कोपी उपयुक्ता। मौर्य कुल का भूषण। गद्यांश पढ़िए और जवाब दीजिए। इसका उत्तर यदि आप बिना गद्यांश पढ़े भी दे सकते हैं, फिर भी प्रैक्टिस कर लीजिए किस तरह से करना है। मौर्य कुल भूषणम यहाँ पे दिया हुआ है। नंद वंश प्रशासनम उच्छिद्य चंद्रगुप्तम राज सिंहासनम, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्तम। मौर्य कुलभूषणम अस्ति चंद्रगुप्तः। राजा प्रजानुबंधिनः समस्तान् अपि आवश्यकान् विषयान् संपृशति। राजा प्रजानुबंधिनः समस्तान् अपि आवश्यकान् विषयान् संस्पृशति। जो प्रजा के हित चाहने वाले राजा होते हैं वे समस्त विषयों, आवश्यक विषयों को स्पर्श करते हैं, उनके विषय में विचार करते हैं। गुप्त शास्त्रम, धनशास्त्रम, अर्थशास्त्रम। एकाधिक विकल्प उपयुक्ता न कोपी उपयुक्ता। चलिए, राजा प्रजानुबंधिनः देखिए यहाँ पे, और उसके बाद बताइए। अर्थान अनुबध्नाति राजा प्रजा अनुबंधिनः समस्तानपि आवश्यकान् विषयान् संस्पृशति। शास्त्रमिदं, कौन सा शास्त्र है वो? अर्थशास्त्र, जिसकी रचना कौटिल्य ने की है, उसके विषय में कहा जा रहा है। इसका उत्तर होगा अर्थशास्त्रम, सी नंबर, अर्थशास्त्रम। अगला प्रश्न है, संचालितव्यम इत्यत्र प्रत्ययः अस्ति। संचालितव्यम इत्यत्र कः प्रत्ययः? कटवतु, तव्यत्, कतः। एकाधिक विकल्पः उपयुक्तः न कोपी उपयुक्तः। संचालितव्यम, कतः कटवतु निष्ठा नहीं होगी। तव्य तव्य अनियरः, अनियर प्रत्यय, तव्य तव्य अनियर। बभूव इत्यत्र धातुः अस्ति। बभूव में कौन सी धातु है बताइए? बभूव, भुवः, भू या बभू, धातु पूछा गया है। ए बी सी डी ई, से किसकी तरफ जाएंगे? न कोपी उपयुक्तः। अधिकतर साथियों का ही जवाब है न कोपी उपयुक्तः। भू धातु होता है ना, भू सत्तायाम, इसी से बनता है। लिट लकार में बना है बभूव, लिट लकार। बभूव भुवतु बभूवु, लिट लकार परोक्ष लिट, परोक्ष, परोक्षे लिट। भूतकाल में प्रयोग होता है लिट लकार। लकार 10 होते हैं। लिट लकार का प्रयोग वेद में होता है। धनुष्टंकारः पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। धनुष्टंकारः पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। धनुष्टंकारः पद का संधि विच्छेद होगा। धनुटकारः, धनुष्टंकारः, धनुष्टंकारः। एकाधिक विकल्पः उपयुक्तः न कोपी उपयुक्तः। धनुष्टकारः। नाष्टु सूत्र का उदाहरण बताइए क्या होगा? धनुटकारः, धनुष्टंकारः। पहला तो होगा नहीं क्योंकि टंकारा नहीं है, टकारा है। धनुष टकारा यहाँ पे दिया हुआ है, ये स्व नहीं होता है। दूसरा है धनुष टंकारः, धनुष टंकारः बनेगा, धनुष टंकारः, धनुष टंकारः। अगला प्रश्न है, शुद्ध्युपास्य इत्यत्र कः संधि। ये बहुत ज्यादा पूछता है संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण से ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। शुद्ध्युपास्य इत्यत्र कः संधि। वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि। एकाधिक विकल्प उपयुक्तः न कोपी उपयुक्तः। ए बी सी डी, किसकी तरफ जाना चाहेंगे? कमेंट करके बता दीजिए जल्दी जल्दी से और आगे बढ़ते रहिए।
शुद्ध्युपास्यः। वृद्धि संधि, गुण संधि या यण संधि? यण संधि किस सूत्र से होती है? इको यणचि, इको यणचि, इका स्थाने यणादेशो भवति। इक में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, उ, री और री। इसके स्थान पर यण आदेश होते हैं। यण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? यण प्रत्याहार में य, व, र और ल, ये क्रम से आदेश होते हैं। इका स्थान है यणादेश भवति। यहाँ पे सुज्जु, ई को सुधि प्लस उपास्य, ई को य हुआ है। तत् प्लस नाम इत्यत्र संधि पदम अस्ति। तत् प्लस नाम में संधि है। तन्नाम, तन्नाम, तम नाम क्या बनेगा? तत् प्लस नाम तन्नाम, तो को न हो गया है। परशवर विष्णु त्राता इत्यत्र संधि पदम अस्ति। विष्णु त्राता, विष्णु त्राता, विष्णु त्राता क्या बनेगा इसका? विष्णु त्राता, विष्णु त्राता। अगला प्रश्न, साथियों कमेंट करते रहें। उड्डयनम इत्यत्र संधि पदम अस्ति। उड्डयनम, उद्डयनम, उड्डयनम क्या होगा? उड्डयनम, उड्डयनम। गृहपति पदस्य समास विग्रह स्यात्। गृहपति, गृहाणाम पति, गृहस्य पति, इन तीनों में से कोई दो या कोई भी नहीं। ए बी सी डी ई। गृहपति घर का पति, घर का स्वामी। गृहस्य पति, गृहपति, गृहस्य पति इति गृहपति। सी, अधिकतर साथियों ने जवाब दिया है सी। अगला प्रश्न है, राज्ञः पुरुषः इत्यस्य समस्त पदम अस्ति। ये आपको मालूम है और आप जवाब दीजिए। बस प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़िए। राज्ञः पुरुषः इत्यत्र संधि पदम अस्ति। इत्यत्र इत्यस्य समस्त पदम अस्ति। राजपुरुषः, राजपुरुषः, राजन पुरुषः। राज्ञः पुरुष नहीं होगा, राज्ञः रूप नहीं बनता है। राज्ञः विच्छेद करने के बाद बनता है षष्ठी विभक्ति में। राजपुरुषः बनेगा ना, राज्ञः पुरुष इति राजपुरुषः। षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पे। शताब्दी पदे समासो अस्ति। शताब्दी पद में समास है। द्विगु, अव्ययीभाव, द्वंद्व, एकाधिक विकल्पः, उपयुक्तः, न उपयुक्तः। ए बी सी डी ई किसकी तरफ जाना चाहते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। शताब्दी पद में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययीभाव, द्वंद्व, संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वे द्विगु, द्विगु समास। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न पत्र 2023 का है, 6 to 8 बीपीएससी ट्री 2। इसमें 1500 के आसपास पोस्ट आया हुआ था 6 to 8 में। फिर से आया हुआ है, अच्छा खासा पोस्ट है, 2000 के आसपास है। भरिए, भरे ही आप तैयारी कीजिए, आप सफल हो जाएंगे। क्रूर कर्मः पदे समासो अस्ति। क्रूर कर्मः पद में समास है। द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव। क्रूर कर्मः पद में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव। क्रूरश्चाशु कर्मश्च इति क्रूर कर्मः। क्रूर है जिसके कर्म, क्रूर कर्मः क्या हो जाएगा इसका? क्रूर है जिसके कर्म। क्रूरः कर्मः यस्य सः, क्रूर कर्मः। क्रूरश्चाशु कर्मश्च, क्रूरः कर्मः यस्य सः। ए बी सी डी किसकी तरफ जाना चाहेंगे? क्रूरः कर्मः यस्य सः, बहुब्रीहि। बहुत शानदार। अगला प्रश्न है, दिवारात्रम पदस्य समास विग्रह स्यात्। दिवारात्रम इस पद का समास विग्रह होगा। दिवाच रात्रि चतयो समाहारः। दिवारात्रि, दिवांच रात्रिश्चतयो समाहारः। दिवाच रात्रिणाम चतयो समाहारः। इनमें से दो या कोई भी नहीं। ए बी सी डी ई, कोई भी नहीं। दिवाच रात्रि चतयो समाहारः, दिवारात्रि, इसका हो जाएगा कोई भी नहीं। न कोपि उपयुक्तः, ई। अगला प्रश्न,
बदत पदे प्रकृति प्रत्ययो स्तः। बदत पद में प्रकृति प्रत्यय है। पद शानच, भू शानच, वत सत्री, इनमें से दो या कोई भी नहीं। बदत, खादत, गच्छत, हसत, तो सत, सत संज्ञा होती है। इतना ही बता दिया आपको, बताइए इसकी सत संज्ञा होती है। तो सत कौन कौन से हैं? सत्री और शानच, दो प्रत्यय जिनकी सत संज्ञा होती है। अब बताइए इसमें का क्या हुआ है? बद प्लस सत्री, बदत बनता है, वदत। कारकः पदी प्रत्ययो अस्ति, पिछली बार पूछा गया था। शिक्षकः पदी प्रत्ययो अस्ति, इस बार पूछ लिया कारकः पदी प्रत्ययो अस्ति। कारकः पद में कौन सा प्रत्यय है? त्रिच, नुल, क्यफ, एकाधिक विकल्पा उपयुक्ता है, न कोपी उपयुक्ता है। त्रिच तो बनेगा कर्ता हर्ता। नुल, नुल से कारकः बनता है नुल प्रत्यय से। नुल त्रिचो, सूत्र है नुल त्रिचो। नुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। अगला प्रश्न, भाववाचक संज्ञा विज्ञापयितुम प्रत्यय प्रयुज्यते। भाववाचक संज्ञा बताने के लिए प्रत्यय का प्रयोग होता है। जल्दी जल्दी प्रश्न का जवाब दीजिए। सानच, सत्री, त्व। समझदारी से जवाब दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। भाववाचक संज्ञा बताने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? शानच, सत्री या त्व का? तस्य भावस्त्वतलोः, तस्य भावस्त्वतलोः ये शब्द है, एक सूत्र है ये। तस्य भावस्त्वतलो, त्व और तल दो प्रत्यय होते हैं। किस अर्थ में? भाव अर्थ में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? त्व प्रत्यय भाव अर्थ में प्रयोग होता है, त्व। अगला प्रश्न है, धातूनां विशेषणं निर्मातुं धातुना सह प्रत्ययः प्रयुज्यते। धातु से विशेषण निर्माण करने के लिए धातु के साथ में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग होता है? शानच, सत्री, मतुप। इनमें से दो सही है या कोई भी सही नहीं है? इसकी तरफ जाना चाहेंगे। जटः सत्री शानचा प्रथमा समानाधिकरणे। सत्री और शानच दोनों का प्रयोग होता है भाववाचक संज्ञा। जैसे मोहनः पठत में विशेषण, विशेषण पद बनाने के लिए सत्री और शानच दोनों का प्रयोग होता है। जैसे अहम हसन पठामि, अहम बोधयन पाठयामि, अहम गच्छन खादामि, अहम मोदमानः पठामि पाठयामि। ऐसे बन जाएगा। सत्री और शानच दोनों प्रयोग होते हैं विशेषण के रूप में, धातु से विशेषण बनाने के लिए। जड़ता पदे प्रत्ययो अस्ति, जड़ता पद में कौन सा प्रत्यय है? जड़ता। तस्य भावस्त्वतलो, अभी पढ़ाया मैंने आपको, ऊपर बताया। तस्य भावस्त्वतलो, ये सब सूत्र है। तस्य भावस्त्वतलो, बार बार सुनेंगे, याद हो जाएगा। जड़ता पदे प्रत्ययो अस्ति, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? कथा बतु, कथा तमप। इसकी तरफ जाना चाहेंगे। ए बी सी डी, इनमें से दो या ई, ना कोई भी नहीं? बताइए बताइए।